तो दोस्तों हम देखेंगे अगला टॉपिक आघूर्णों के अनुप्रयोग के अंतर्गत आने वाला जो अगला टॉपिक है हमारा वो है स्टील यार्ड। हम स्टील यार्ड के बारे में जानेंगे। तो इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि प्राचीन समय में जो स्टील यार्ड उपयोग में लाए जाते थे वो कैसे थे, और उसके बाद हम इसमें कौन कौन से अवयव होते हैं उनको समझेंगे, और फिर वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे हम वजन को तौलेंगे, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद इस पे कुछ हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो प्राचीन समय में उपयोग होता था वो कौन कौन से उपकरण थे, तो कैसे थे वो उपकरण। तो ये जो हमने सबसे पहला वाला एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे, ये 3 एग्जाम्पल हमने विकिपीडिया से उठाए हैं और इसकी सहायता से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारे पास पहला वाला उपकरण है, ये उपकरण है प्राचीन रोमन साम्राज्य के अंतर्गत मिला हुआ, और ये जैसा कि आप चित्र से देख सकते हैं कि ये खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है, जिसमें ये यहाँ पे जो ये बाएं साइड में जो ये हुक है जिसको हम येलो कलर से दिखा रहे हैं, ये जो हुक है इस पे जो भार हमें तौलना होता था उसको हम इस साइड लटकाते थे, और ये जो है ये इसका आलम्ब है। ये आलम्ब फिक्स होता था, और ये जो भार है ये चल भार होता था, जिसको हम ये जो इसकी जो ये भुजा है लंबाई वाली, इसको हम संतुलित करने के लिए हम इसको ये वाला जो भार है इसको हम आगे पीछे घुमाते थे। तो ये हमारा प्राचीन रोमन साम्राज्य के अंतर्गत पाया जाने वाला एक स्टील यार्ड का एग्जाम्पल है। और ये जो दूसरा वाला आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा इससे अच्छी कंडीशन में हमें मिला है। ये पोम्पी शहर से ये भी खनन के दौरान ही प्राप्त हुआ है, और ये भी रोमन साम्राज्य के अंतर्गत प्रयोग किया जाने वाला एक स्टील यार्ड है, जिसमें देखिए यहाँ पे एक साइड में ये जो लगा हुआ है भार, इसको फिक्स कर दिया गया है, और इसमें भी यहाँ पे आलम्ब बना हुआ है, और ये जो भार के लिए जो हुक है वो यहाँ पे भी लगाया गया है। ठीक इसी तरीके से जो तीसरा वाला एग्जाम्पल है, इस तीसरा वाले एग्जाम्पल को हम ये 19वीं सदी में प्रयोग किया गया स्टील यार्ड है। तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये कार्य करता है। हमारा जो सिलेबस है वो उस सिलेबस में हमें यही पढ़ना है। तो ये अभी भी कुछ कुछ ये प्रयोग में लाया जाता है। तो हम तीसरा वाला जो ये स्टील यार्ड है इसका हम प्रयोग करेंगे चीज़ों को समझने के लिए कि कैसे हम पाठ्यांक इस पे पढ़ेंगे, कैसे तौलेंगे, और कैसे इस पे आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम हल करेंगे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो तीसरा वाला एग्जाम्पल, इसी का हमने एक यहाँ पे हाथ से फ्री बॉडी डायग्राम की तरह एक चित्र हमने बनाया है, और इसी तरीके से हम इसी की सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको कुछ बनाया है इस तरीके से, और यहाँ पे हमने नामांकन भी किया हुआ है। अब इस उपकरण को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो आपको एक स्केल की तरह आकृति दिख रही होगी, ये लंबी वाली जो छड़ है इसको हम यहाँ पे किनारे पे ए और सबसे इधर बाएं साइड में बी, ए बी नाम से हम इसको नामांकित करते हैं। ये छड़ हमारी हो गई ए बी छड़, ये हमारी मुख्य छड़ हो गई। अब इसमें भी हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग देखिए, ये जो जिस पे अंशांकन किया हुआ है, ये खींचा हुआ है चिन्ह जो रीडिंग पढ़ने के लिए बनाया गया है, तो ये हो गया हमारा लंबी छड़ या लंबी भुजा वाली छड़। और ये जो है, ये जो थोड़ा सा चौड़ा भाग है, ये हमारी छोटी भुजा है। इस छोटी भुजा की तरफ ही जो भार हमें तौलना है उसको हम यहाँ पर लटकाएंगे। ये जो डब्लू मान से दिखा रहे हैं हम, यहाँ पे जिस भार को हमें तौलना होगा उसको हम बिंदु बी पर लटके हुए ये जो हमारा हुक आकृति का है, यहाँ पे हम उसको डब्लू से लटका देंगे। मानो कि वो जो वजन है वो डब्लू है यहाँ पर। और फिर उसके बाद ये जो बिंदु जी है, बिंदु जी से हम इस पूरे ये जो हमारा लंबी भुजा है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टील यार्ड है, उसका जो भार है वो बिंदु जी से लटक रहा है, जिसे हमने डब्लू डैश के नाम से नामांकित किया है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु एफ से लगा हुआ ये जो है ये हमारा आलम्ब है, जिसे हम फलक्रम भी बोलते हैं। इसको हमने बिंदु एफ से डिनोट किया है, ये यहाँ पे फिक्स रहेगा।
उसके बाद जो ये लंबी भुजा की तरफ अंशांकित भुजा जो है इसकी तरफ जो ये लगा हुआ है ये है हमारा चल भार, जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करेंगे ताकि ये जो हमारा स्टील यार्ड है पूरा ये संतुलन की अवस्था में आ जाए, संतुलित हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब यहाँ W पे जब हम भार लटकाएंगे तो फिर इसको हम आगे पीछे इधर करेंगे ताकि ये जो छड़ है ये AB छड़ जो है ये संतुलित अवस्था में हो जाए, एक बिल्कुल सीधा हम कह सकते हैं उसको। तो ये आगे की तरफ इधर या जैसे जहाँ भी ज़रूरी होगा हम इसको आगे पीछे करके संतुलित करेंगे। तो ये आगे बढ़ करके यहाँ पे आ गया है, इस बिंदु पर यम बिंदु पर आएगा। इसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये देख लिए और आलंब को भी देख लिए। इसको हम जो नाम देंगे वो नाम देंगे, इसको हम नाम दे सकते हैं कि ये हमारा है चल भार, या इसको इंग्लिश में हम कहेंगे राइडर। इसीलिए यहाँ पे WR से हमने इसका नामांकन किया है, वेट ऑफ राइडर। ये इसका भार यहाँ पे लटका रहेगा और फिर ये जब आगे संतुलित करने के लिए जब हम बढ़ाएंगे तो ये बढ़ करके इस बिंदु पर आ जाएगा। अब ये जो चीज़ें हमने आपको बताया इसी को हमने थोड़ा सा यहाँ पे नोट किया हुआ है। हाँ, एक चीज़ और कि ये जो स्टील यार्ड है, यह स्टील यार्ड उत्तोलक 1 के आधार पर कार्य करता है। चूँकि आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब ये उत्तोलक 1 के आधार पर कार्य करेगा तो इस पे जो भी हल करेंगे हम प्रश्न वो सारे आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करेंगे, क्योंकि उत्तोलक जो है वो आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये भी एक उत्तोलक हो गया, तो ये भी आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। चलिए, अब जैसे यहाँ पे हमने बताया कि मुख्य छड़ AB है और ये फलक्रम आलंब से जुड़ा होता है और बाईं तरफ छोटी भुजा को भारी बनाया जाता है। अब यहाँ पे ये वाली जो भुजा है इसको हमने जैसे बताया ये छोटी भुजा और ये जो लंबी भुजा है इसकी तुलना में इसको हम भारी बनाते हैं। इसको भारी बनाने का कारण ये है कि जो पूरे स्टील यार्ड का जो CG है, जो गुरुत्व केंद्र है, वो बिंदु G से लगा रहे और ये जो स्टील यार्ड का पूरा भार है वो इसकी तरफ छोटे भुजा की तरफ केंद्रित रहे और इधर की तरफ ही झुकी रहे। तो इसको हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि छोटी भुजा को भारी बनाया जाता है। इसका कारण क्या है, तो इसको भी हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि छोटी भुजा को भारी बनाया जाता है क्योंकि पूरी छड़ का गुरुत्व केंद्र छोटी भुजा की तरफ झुका रहे, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, भारी बनाते हैं। उसके बाद हम अगला टॉपिक अगला पॉइंट में हमने नोट किया कि राइडर अर्थात जो चल भार होता है वो अंशांकित भुजा पर चलता रहता है। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको संतुलन की अवस्था में बनाए रखने के लिए चलेगा। और इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, तो जहाँ पे हमें भार मापना हो, जैसे रेलवे का गोदाम हो गया, थोक बाज़ार में सामानों को मापने के लिए हम जैसे बोरे में हमारे पास वस्तुएं रहती हैं तो सामग्री रहती है तो उसका वजन करना है हमें, तो वहाँ पे इसका प्रयोग हम करेंगे। फिर कारखानों में हम इसका प्रयोग करेंगे। प्राचीन समय में क्या होता था कि जैसे आजकल धर्म काटा होता है उस पर जो ट्रक होते हैं वो चले जाते हैं एक साथ और उनका वजन किया जाता है। उसी तरीके से प्राचीन समय में जो घोड़ा गाड़ी होती थी उन घोड़ों गाड़ियों का जो वजन है उसको हम स्टील यार्ड की सहायता से करते थे। तो यहाँ पे ये तो कुछ इसका इंट्रोडक्शन के रूप में हो गया। अब जब हम इस पे जैसे अभी हमने बताया कि ये उत्तोलक 1 के अंतर्गत आता है तो इस पे आघूर्ण का सिद्धांत कार्य करेगा। तो जब आघूर्ण का सिद्धांत कार्य करेगा तो कैसे कार्य करेगा हम उसको अब देखने वाले हैं। तो चलिए, आघूर्ण के सिद्धांत के अनुसार हम
अभी आघूर्ण का सिद्धांत अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा और यहाँ पे जानना चाहेंगे कि जो जो यहाँ पे चीज़ें हैं उनका नाम क्या है। तो जैसे यहाँ पे जो हमारे पास है W बराबर, और जो W डैश है ये क्या है, इसको हम नोट करेंगे यहाँ पर। W डैश जो है, W डैश को हम कहेंगे छड़ AB जो है, यहाँ पे ये जो छड़ AB है, ये पूरा छड़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये छड़ AB है, इसका भार प्लस ये जो राइडर है, जिसको हम चल भार कहते हैं, ये जो इस पे चल रहा है, इन दोनों का भार जो होगा वो सम्मिलित होगा किसमें, वो W डैश में होगा। तो इसको यहाँ पे नोट करेंगे हम, W डैश बराबर छड़ AB का भार प्लस राइडर का भार। ठीक है, उसके बाद W है, W बराबर है हमारा, ये W जो है, जो भार हमको मापना है उस भार को हम यहाँ लटकाएंगे। तो W बराबर मापा जाने वाला भार, वो हो गया हमारा W। उसके बाद यहाँ पे जो ये बिंदु F है, F बिंदु हमारा हो गया फलक्रम, इसको हम नोट कर लेंगे। F बिंदु है हमारा फलक्रम। फलक्रम या इसको हम आलम्ब के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद अगला बिंदु G बिंदु को हम नाम देंगे, ये हमारा CG या गुरुत्व केंद्र हो गया, बिंदु G गुरुत्व केंद्र। ठीक है, और उसके बाद हम अगला ये जो बिंदु यल है, इस बिंदु यल को हम कहेंगे राइडर, अर्थात जो चल भार है उसका स्थिति, सबसे प्रारंभिक जो स्थिति होगा, सबसे प्रारंभिक स्थिति चल भार या राइडर की जो है वो बिंदु यल पर होगी। तो इसको यहाँ पे नोट करेंगे कि बिंदु यल राइडर या चल भार की, राइडर की प्रारंभिक स्थिति। और जो इसका है, हाँ, WR से हमने यहाँ पे इसको दिया था, WR बराबर हो गया राइडर का भार। उसके बाद जो अगला है यहाँ पे, जब संतुलन की अवस्था में ये आ जाएगा तो किसी एक बिंदु पर हम जब घसकाते हुए जाएंगे, यहाँ पे हम मान रहे हैं कि वो बिंदु यम है। तो बिंदु यम क्या है, जब जो रॉड AB है, ये रॉड AB संतुलन की स्थिति में आ गई, ये जो रॉड AB है जब ये संतुलन की स्थिति में आ जाएगी तो ये पहुँच जाएगी, मान लेते हैं कि वो बिंदु यम है, तो वहाँ पे आ जाएगा। तो ये WR घसकते हुए यहाँ पे WR आ गया संतुलन की स्थिति में, यहाँ पे आया है, इस बिंदु पे, बिंदु यम पे। तो यम बिंदु, इसको भी हम नोट कर लेंगे कि बिंदु यम जो है ये हमारा हो गया संतुलन छड़, यहाँ पे लिखेंगे कि छड़ AB के संतुलन की स्थिति में आने के बाद का बिंदु, ये हमारा बिंदु यम है। तो अब हमने लगभग क्या, सारे ही बिंदु को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब हम आघूर्ण लेंगे बिंदु F के सापेक्ष हम लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहली बार जब हम लेंगे आघूर्ण, 2 बार हम आघूर्ण लेंगे। और क्यों लेंगे 2 बार, ये आप देखिए, बिंदु F के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर
तो इस चित्र की सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम आघूर्ण कैसे निकालते हैं फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में हम आघूर्ण को निकालेंगे। देखिए फर्स्ट केस में जो हम आघूर्ण निकालेंगे उसमें हमें यल से यफ के बीच की जो ये दूरी है, इस दूरी को हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बार जो आघूर्ण लेंगे वो इसके लिए लेंगे। इसके लिए हमको ये वाली दूरी चाहिए। उसके बाद जो अगली दूरी चाहिए वो चाहिए जी से यफ के बीच की दूरी, ये वाली दूरी। अब हम आघूर्ण लेंगे बिंदु एफ के सापेक्ष आघूर्ण। एफ के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे एक ये बल लग रहा है, मार्कर की सहायता से दिखा रहे हैं। जी बिंदु पर मान लेते हैं एक ये है W डैश, और यहाँ से बल गुणे लंबवत दूरी जो हो गई हमारी वो क्या हो गई G से F। और ये कैसे लग रहा है, ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, मतलब कि ये जो आघूर्ण यहाँ पे लगेगा घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में है, तो इसको हम लेंगे धनात्मक। तो यहाँ पे हो गया W डैश इंटू ये दूरी हम लेंगे GF, और उसके बाद यहाँ पे हमें चूँकि यल से एफ के बीच दूरी निकालनी है, तो ये जो राइडर है, राइडर का जो पोजीशन है वो है घड़ी के सुई के दिशा में। ये कुछ इस तरीके से घुमाएगा, तो घड़ी के सुई के दिशा में जो हम आघूर्ण लेंगे वो लेंगे हम निगेटिव। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऋणात्मक माइनस WR राइडर का, और ये जो दूरी है यल से एफ के बीच, यल इंटू एफ, ये हो गया हमारा, और ये बराबर होगा 0 के। ये हमारा जो आघूर्ण का सिद्धांत होता है सिग्मा यम बराबर 0 से हमने ये किया। अब यहाँ पे हमें जो इस राइडर WR है, इस WR की जो आलंब है उसके बीच की जो ये दूरी है, ये वाली जो दूरी, इसको हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम LF जो है इसको हम अकेले करेंगे, ये हो जाएगा हमारा W डैश इंटू GF बराबर WR इंटू LF। तो ये अकेले होगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो W डैश इंटू GF बटा में WR बराबर LF। तो हमारे पास जो आया वो आया कुछ इस तरीके का समीकरण बन करके। ये जो समीकरण हमारे पास आया, इस समीकरण को हम ये समीकरण हमें देगा LF का मान। इससे हमें LF की दूरी ज्ञात होगी। अब चूंकि हम मान लेते हैं यहाँ पे कि जो ये जो राइडर है हमारा, जो चल भार है, ये चल भार बिंदु 0 का जो अंशांकन मान है वो दर्शा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ये मान लेते हैं तो जो LF है उसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, वो 0 आएगा। तो L से F के बीच की दूरी बराबर 0, क्योंकि कारण क्यों 0 हम ले रहे हैं इसको, क्योंकि यह अंशांकित छड़ पर 0 मान दर्शा रहा है, इसलिए हमने इसको 0 ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब फिर से हम आघूर्ण लेंगे बिंदु F के सापेक्ष। तो पुनः बिंदु F के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर अब जब दूसरी बार जब हम आघूर्ण लेंगे तो हम यहाँ पे सभी चीज़ों को लेकर के चलेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे पास ये जो भार यहाँ पे हम W लटकाएंगे, ये भार भी लेंगे हम, जो हमारा स्टील यार्ड का जो कुल भार है जो बिंदु G से लटक रहा है इसको लेंगे, और फिर ये जो राइडर है, इस राइडर इसको संतुलित करने के लिए, जो मुख्य छड़ है उसको संतुलित करने के लिए जो इसका पोजीशन होगा
उसको भी हम लेंगे, जो कि घसक करके बिंदु यम पर आ गया है इस बार। तो अब जब हम आघूर्ण लेंगे तो कैसे करेंगे अब देखते हैं। फिर हमें जो ये चित्र है इसको हम फिर से एक बार नीचे बना लेते हैं ताकि हमको फिर से आसानी हो। तो इस बार जब हम आघूर्ण लेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी, और वो क्या बदलेंगी तो देखिए, यहाँ पे हम बिंदु यफ के सापेक्ष ही आघूर्ण ले रहे हैं। तो बिंदु यफ से जो दूरियां हैं वो हम सबसे पहले, ये दूरी हमारी हो गई एक, उसके बाद एक दूरी बी से यफ के बीच हो गई। एक दूरी जो हम लेंगे वो एक दूरी लेंगे यफ से लेकर के, ये दूरी ना लेकर के हम लेंगे यहाँ से यहाँ वाली ये दूरी, क्योंकि जो हमारा चल भार है, जो राइडर है, वो घसक करके कहाँ आ गया है बिंदु यम पर, तभी ये जो छड़ है वो संतुलित अवस्था में आ गई। तो यहाँ पर हम इस बिंदु के सापेक्ष यहाँ से दूरी को काउंट करेंगे। तो अब हम लेंगे यहाँ पर आघूर्ण। तो क्या होगा देखिए, सबसे पहला होगा हमारा यहाँ पे जो भार हम लटकाए हुए हैं डब्लू पे, बिंदु बी पे जो भार हमने लटकाया हुआ है, तो ये होगा हमारा डब्लू। ये एक तरीके से हम इसको एक बल के रूप में देखेंगे। ये बल यहाँ पे लटका हुआ है, गुणे लंबवत दूरी, इस बिंदु के सापेक्ष हम आघूर्ण ले रहे हैं बिंदु एफ के सापेक्ष, तो इसके से जो लंबवत दूरी है ये कितना हो गया हमारा, एफ से बी के बीच की दूरी एफ बी हम लेंगे। तो डब्ल्यू गुणे एफ बी, एक ये हो गया। और ये जो है, ये देखिए, ये बल घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए हम इसको धनात्मक लेंगे। फिर उसके बाद जो अगला बल है बिंदु जी से लटक रहा है डब्ल्यू डैश, ये भी धनात्मक होगा क्योंकि ये भी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में है, तो ये प्लस होगा। फिर हमारा प्लस डब्ल्यू डैश इंटू ये दूरी हमारी जी एफ हुई, तो इसको हम जी एफ लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर हम बिंदु जो एफ है इसके अब इस साइड में जो ये बल हैं, तो ये दूरी हमारी बिंदु यम से यहाँ से लेकर के एफ के बीच की दूरी जो है वो एम एफ हो गई, और यहाँ पे लटक रहा जो बल है वो डब्ल्यू आर। तो ये चूंकि घड़ी के सुई के दिशा में कार्य कर रहा है, ये इस तरीके से जाएगा। तो जब इधर से जाएगा तो इसको हम लेंगे ऋणात्मक, यहाँ पे हम लेकर के चलेंगे माइनस, और ये हो गया हमारा डब्ल्यू आर बल गुणे लंबवत दूरी एम एफ, और ये जो है ये बराबर होगा 0 के। सिग्मा यम बराबर 0 आघूर्ण का जो सिद्धांत कहता है उसके अनुसार। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे जो ये दूरी है वो कितनी दूरी चलने के बाद, ये कितनी दूरी जब हम जिस डब्ल्यू आर को, अर्थात जो चल भार है, जो राइडर का भार है, उसको हम कितना घसकाएंगे कि ये जो हमारा स्टील यार्ड का जो मुख्य छड़ है वो संतुलन की अवस्था में आ जाएगा, उसको हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमको एमएफ वाली जो ये दूरी है, कितनी दूरी इसको चलाएंगे वो ज्ञात करना है। तो इसको हम अकेले करेंगे, बाकी सबको एक साइड कर देंगे। तो अब इसको हम कैसे करेंगे अब देखते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा W गुणे एफ बी प्लस एक ये हो गया। यहाँ पे अगर आप चिन्ह बनाना चाहें तो ये चिन्ह भी बना सकते हैं कि ये घड़ी के सुई की दिशा विपरीत दिशा में है, ये विपरीत दिशा में है, और ये जो है ये घड़ी के सुई के दिशा में है। इस वजह से हमने चिन्ह यहाँ पे निगेटिव लिया, पॉजिटिव लिया। ठीक है, अब देखिए W गुणे एफ बी डब्ल्यू डैश इंटू जी एफ, और इसको जब उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू आर इंटू एम एफ। एम एफ को हम अकेले करेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया W इंटू एफ बी प्लस डब्ल्यू डैश इंटू जी एफ बटा में डब्ल्यू आर इक्वल टू एम एफ। तो ये हमारा हो गया दूरी, जो कि होगा वह दूरी होगी ये एम एफ। क्या होगा, एम एफ वह दूरी है जितना चलने पर छड़ ए बी
छड़ ये भी क्षैतिज हो जाता है या हो जाती है। ठीक है, तो हम जब भी कोई सवाल बनाएंगे इस पे तो उसमें हमें अधिकांशतः हमें एमएफ जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो इसके बाद तो ये एमएफ आ गया। अब रही बात की रीडिंग हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। चल भार WR की स्थिति, तो इसको देखिए, ये बिंदु जब यम पे था, बिंदु यम पे है, तो ये मान लीजिए कि 10 यूनिट का रीडिंग पड़ रहा है। यहाँ पे जब आया है ये, यहाँ से जब चला, ये यहाँ से जब चला, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से जब ये चला, मान लेते हैं कि जैसे हमने सबसे पहला जो आघूर्ण निकाला था, तो वो पहला आघूर्ण जो था ये, यहाँ पे हमने माना था कि ये जो रीडिंग दे रहा है वो LF जो दे रहा है रीडिंग वो कितना है, वो 0 है। मतलब कि ये हमने माना था कि ये दिखाने के लिए थोड़ा सा हमने आगे बनाया है, क्योंकि ये यहाँ पे जो रीडिंग आ रहा है वो 0 रीडिंग पे ये सबसे पहले खड़ा है। उसके बाद जब ये सरका कर हम आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे जब ये रीडिंग दे रहा है, तो ये जो अंशांकन की रीडिंग यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो 10 यूनिट है, ऐसा हम मान रहे हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 यूनिट का रीडिंग दे रहा है। अब जब बिंदु हम यल पे थे तो उसको भी हम नोट करेंगे कि बिंदु यल पर हमारे पास जो रीडिंग था वो था 0 यूनिट का रीडिंग। ठीक है, तो इसलिए जब इन दोनों के बीच की हम दूरी निकालेंगे, इसलिए ये दूरी क्या होगी हमारी, देखिए यहाँ यम से लेकर के ये जो यल है, यम से लेकर के ये जो यफ है, यहाँ तक की दूरी हमको पता है। ये यहाँ 0 था, ये 0 से जब यहाँ तक गए हम, मार्कर की सहायता से हम दिखाते हैं, यहाँ 0 था, 0 से ये मान रहे हैं हम 0 रीडिंग था, तो 0 से जब हम यहाँ पे आए तो हमको मिला 10 यूनिट। उसके बाद हम जब यहाँ पे थे तो हमको ये दूरी मिला, ये हमको 0। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, घटा करके ज्ञात करेंगे। तो घटाने के बाद हमें जो मिलेगा कि MF बराबर MF माइनस LF बराबर LM। तो ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस 0 बराबर 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की रीडिंग हमें मिली। इसका मतलब है हम बिंदु यल से जब चल रहे हैं, बिंदु यल से चलने के बाद पहले भाग के अंत में हमें जो मान मिला वो 1 यूनिट का मिला। यल से चलने के बाद दूसरे भाग के अंत में जो हमें रीडिंग मिला वो मिला फिर से 2 यूनिट। तीसरे भाग के अंत में जब आएंगे तो 3 यूनिट मिलेगा। इसी तरीके से हमें रीडिंग मिलता हुआ चलेगा। मतलब इसका क्या हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें जब 0 मान मिल रहा था तो पहला यूनिट मान लीजिए इतना चले, तो इसके बाद हम अगला जब यूनिट आए तो यहाँ 2 मिला, यहाँ 3 मिला, यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा, उसके बाद 6 मिलेगा। इसी तरह करते करते हमें यहाँ पे 10 मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। अब हम इस पे कुछ जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखते हैं और उनको हल करेंगे हम। तो प्रश्न को हल करने के लिए हम ये वाला जो चित्र है इसका यूज करेंगे और इसको हम यहाँ से फिर से ले लेते हैं एक बार। सबसे पहला जो प्रश्न हम हल करने वाले हैं वो हम हल करेंगे, इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब इसके बाद ये पेस्ट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्टील यार्ड का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है
और इसका गुरुत्व केंद्र आलंब से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तौले जाने वाला द्रव्यमान आलंब से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटकाया जाता है। सरकाने वाला द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। यदि किसी द्रव्यमान को लटकाकर स्टील छड़ को क्षैतिज रखने के लिए सरकाने वाली द्रव्यमान को आलंब से 110 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो तौले जाने वाले भार का मान ज्ञात करिए। यानी कि तौले जाने वाले भार का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब हमको ये W का मान ज्ञात करना है। उसके बाद स्टील यार्ड का जो द्रव्यमान है वो हमको 5 किलोग्राम दिया हुआ है। इसका मतलब W डैश यहाँ पे जो है ये हमारा 5 किलोग्राम हो गया। उसके बाद इसका गुरुत्व केंद्र आलंब से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ये हमारा आलंब अर्थात फलक्रम हो गया। यहाँ पे ये हमारा आलंब या फलक्रम हम इसको बोलते हैं। तो फलक्रम से जो गुरुत्व केंद्र है ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। उसके बाद तौले जाने वाला जो द्रव्यमान आलंब से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका हुआ है। तो जो तौले जाने वाला है वो यह W है और ये कितना दूरी पर है, ये 10। तो यहाँ से ये वाली जो दूरी हो गई ये हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद सरकने वाला द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, अर्थात जो WR है इस WR को हम 1 किलोग्राम लेकर के चलेंगे। यदि किसी द्रव्यमान को लटकाकर स्टील छड़ को क्षैतिज रखने के लिए सरकने वाला द्रव्यमान को आलंब से इतना मीटर की दूरी पर, अर्थात वो संतुलन की अवस्था में आ गया है। तो संतुलन की अवस्था में आने के बाद अर्थात जो ये WR है ये 0 से घसका करके हमने इस बिंदु पर, बिंदु यम पर ले आए हैं। तो जब यम पर हम लेकर के आए हैं तो आलंब से ये 110 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ये दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर। तो अब हमें W का जो मान है वो कितना है, कितना भार हम इस पे लटकाएंगे उसको हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा यूज करेंगे, आघूर्ण का जो सिद्धांत है जैसे हमने बताया वो हम लगाएंगे। आघूर्ण का सिद्धांत हम लगाएंगे जो कि होता है सिग्मा यम बराबर 0 को हम अप्लाई करेंगे और किस एक बिंदु जो हमारा आलंब है उसके सापेक्ष हम आघूर्ण लेंगे। तो बिंदु F के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, जब F के सापेक्ष हम आघूर्ण लेंगे तब अब देखिए क्या होगा। यहाँ पे जो ये W है ये हमारा W हो गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 10 है। तो W बल गुणे लंबवत दूरी, और ये कैसा है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, इसलिए हम लेंगे इसको निगेटिव, तो सॉरी पॉजिटिव। तो ये हमारा हो गया W गुणे दूरी हमारी बल गुणे लंबवत दूरी, ये हो गया। उसके बाद प्लस फिर जो पूरा स्टील यार्ड है उसका जो वजन दिया हुआ है हमको 5 किलोग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। गुरुत्व केंद्र, हाँ, स्टील यार्ड का जो द्रव्यमान है वो 5 किलोग्राम दिया हुआ है। तो वो हमारा हो गया, ये देखिए ये 5, ये बल यहाँ पे लगा एक भार और ये लंबवत दूरी इसकी 5 है। तो 5 गुणे 5, तो ये यहाँ पे हो गया 5 गुणा 5 बल गुणे लंबवत दूरी। यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह हमने लिया क्योंकि ये भी देखिए घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में है। ये हम एक क्या उसको हम कह सकते हैं, एक मुख्य बिंदु लेकर के चल रहे हैं, इसी के सापेक्ष हम देख रहे हैं। तो यहाँ मान लीजिए जो घड़ी की सुई होती है किसी एक फिक्स बिंदु के सापेक्ष घूमती है, तो हम मान लेते हैं कि वो बिंदु ए है और इसी के सापेक्ष घड़ी की सुई घूम रही है। तो अभी ये इधर है और इस तरीके से घूमेगी इधर, जब इधर होगी तो ये इस तरीके से घूमेगी। अभी ये इस तरीके से जा रही है, ये बल है तो इधर जाएगा, ये इधर ले जाएगा, तो ये दोनों प्लस हो गया। फिर अब हम ये जो WR है ये घसक करके कहाँ आ गया है, यहाँ पे संतुलन की स्थिति में, तो ये अब इधर से कुछ इस तरीके से ले जाएगा, तो ये घड़ी के सुई के दिशा में हो गया। तो इसको हम जो चिन्ह लेंगे वो चिन्ह हमारा होगा यहाँ से इधर घड़ी के सुई के दिशा में, तो ये होगा ऋणात्मक। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, और ये WR का मान हमको दिया हुआ 1 किलोग्राम, तो 1 गुणे, और ये लंबवत दूरी हो गई कितना, 110 हो गया।
बराबर होगा 0 के। सभी आघूर्णों का योग जो है वो 0 के बराबर होगा आघूर्ण के सिद्धांत से। बस सिंपल सा है। अब इसको हमें हल कर देना है, W का मान आ जाएगा। तो इसको हम जब हल करेंगे तो देखिए ये हो गया हमारा 10W प्लस 50 माइनस 110 बराबर 0। इसको जब हम इस साइड ले जाएंगे तो ये हो गया हमारा 10W 110 माइनस कर दीजिए इसमें से 10W, ये हो गया 5 और ये 9 में से 2 हो गया 75। तो W बराबर हमारा 75 बटा में 10 7.5 आ गया। इतना किलोग्राम ये वजन हम यहाँ पे लटका सकते हैं 7.5 का। यहाँ पे इतना वजन हम यहाँ पे लटकाएंगे, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन के लिए फिर से हमें चित्र की ज़रूरत होगी, तो हम फिर से वही चित्र उठा करके ले लेंगे और इसकी सहायता से हम फिर से प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न जो है वो कह रहा है कि एक स्टील यार्ड का भार 80 न्यूटन है और यह आलम्ब से 10 सेंटीमीटर बाएं लगता है। भार उठाने वाली हुक का भार 30 न्यूटन है और यह आलम्ब से 10 सेंटीमीटर बाईं ओर लगी है। ज्ञात करें कि 120 न्यूटन भार को हुक से लटकाकर तौलने के लिए 15 न्यूटन के सरकने वाले भार को आलम्ब के दाईं ओर कितनी दूर रखना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे कि देख लेंगे यूनिट अगर हमें चेंज करना है तो यूनिट चेंज कर लेंगे। अगर हम नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, सेंटीमीटर में ही हम हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि स्टील यार्ड का जो भार है वो कितना है 80 न्यूटन। तो ये हमारा W डैश हो गया, वो हो गया हमारा 80 न्यूटन। आलम्ब से 10 सेंटीमीटर बाएं लगता है, तो ये जो भार है आलम्ब हमारा ये है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर बाएं, ये दूरी 10 सेंटीमीटर हो गई। और यह आलम्ब से भार उठाने वाली हुक का भार। अब यहाँ पे थोड़ा सा नया है ये भार उठाने वाला हुक, ये ध्यान देना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भार उठाने वाला जो हुक है, अर्थात ये जो हुक है इसका भार ये अलग से दे रहा है। तो भार उठाने वाला हुक का जो भार है ये हमारा भार दिया हुआ है 30 न्यूटन, ये 30 न्यूटन का भार है और यह आलम्ब से 10 सेंटीमीटर बाएं है। आप यहाँ पे थोड़ा सा समझना है हमें कि यह आलम्ब से 10 सेंटीमीटर बाएं है, मतलब ये आलम्ब से 10 सेंटीमीटर बाएं है, तो ये दूरी भी हमारी जो 10 है। लेकिन हम जो कोई चित्र बना चुके हैं पहले से, तो ये इसका जो पोजीशन है वो यहीं पे है, G पर ही है, तो ये भी हम 10 ले लेंगे। फिर ज्ञात करें कि 120 न्यूटन भार को हुक से लटका कर तौलने के लिए 120 न्यूटन भार को हुक से, तो अर्थात हमें ये जो W है ये भी 120 न्यूटन दिया हुआ है। 15 न्यूटन के सरकने वाले भार, ये जो हमारा WR जो है ये हमारा 15 न्यूटन दिया हुआ है। सरकने वाले भार को आलम्ब से दाईं ओर, ये हमारा आलम्ब है, इससे दाईं ओर ये जो दूरी है हमको कितनी दूरी पर रखना होगा, तो ये दूरी मान लेते हैं हम X, यही हमको ज्ञात करना है। फिर से हम वही लगाएंगे आघूर्ण का सिद्धांत, बहुत ही सिंपल है ये। आघूर्ण का सिद्धांत कहता है सिग्मा यम बराबर 0। तो फिर हम जो बिंदु F है, इस बिंदु F के सापेक्ष क्या करेंगे, आघूर्ण लेंगे। बिंदु F के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर जब हम आघूर्ण लेंगे तो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए ये जो है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक ही बिंदु पर हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो बिंदु B है, इस बिंदु B पर जो टोटल भार आ रहा है वो कितना आ रहा है 30 न्यूटन का, तो ये भार हो गया, 120 न्यूटन का ये भार हो गया। तो ये टोटल भार हम ले लेंगे, कुल भार यहाँ पे हो जाएगा 120 प्लस 30, तो ये हो गया हमारा बल गुणे लंबवत दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर। तो ये चूंकि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में है इसलिए यहाँ पे धनात्मक। फिर उसी तरीके से ये भी 10 पे है, तो ये W डैश 80 न्यूटन इंटू 10, तो ये भी प्लस करके हम लेंगे प्लस 80 गुणे 10, ठीक है।
उसके बाद इसके अब इस साइड आ गए हम, तो यहाँ पे जो चल भार है वो उसका जो वजन है वो 15 न्यूटन, तो माइनस, और ये घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलेगा इसलिए माइनस हम कर लेंगे। हाँ, -15 गुणे ये हमने दूरी जो निकालना है उसको हमने यक्स लिया है, यक्स, और बराबर कर देंगे 0 को। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, देखते हैं कितना मान आ रहा है हमारा। तो ये हमारा हो गया 150 गुणे 10 करेंगे प्लस, तो ये हमारा हो गया टोटल 1500। तो इसको एक ही बार लिख लेते हैं हम, 1500 प्लस 800 माइनस 15x बराबर 0। इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये हो गया 8 5 13, 2300 हो गया ये, और ये हो गया हमारा 15x। तो x को अकेले करेंगे 2300 भागे 15x, भाग देंगे हम कैलकुलेटर की सहायता से, तो कितना आएगा 2300 भागे 15, ये हमारा आएगा 153.33। तो 153.33 हमारे पास जो ये दूरी आई, वो दूरी किस में आएगी, वो सेंटीमीटर में आएगी, इतना सेमी, यक्स का मान। तो हमें क्या पूछ रहा था कि आलम्ब से दाईं ओर कितनी दूरी पर रखना होगा, तो हम लिखेंगे कि भार को आलम्ब के दाईं ओर इतना सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। भार को आलम्ब से 153.33 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ये हमारा हो गया आंसर। तो इन दो प्रश्नों की सहायता से हमने समझने की कोशिश की कि जो स्टील यार्ड है वो कैसे कार्य करता है, और इस पे जो आने वाले प्रश्न हैं, मुख्यतः यही दो प्रश्न हमारी जो बुक में है वो उदाहरण के रूप में समझाया गया है। इसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है।